तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार देखते हैं। हमने पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। याद है कुछ प्राकृतिक संख्या क्या होती थी? अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूँ आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे कर कर के अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो एक जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक। फिर तीसरी जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो क्या थी? वो थी पूर्णांक। और पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। याद है इंटीजर्स कौन कौन सी होती थी? इंटीजर्स दो प्रकार की होती थी, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से इधर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमें ये पढ़ना क्यों आवश्यक है। आपसे क्या पूछते हैं कि क्या पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? तो हाँ है भाई, क्योंकि देखिए पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं भी आ रही है, तो है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो आपको इसका आंसर क्या देना है कि नहीं, क्योंकि देखिए -3 -2 ये सब पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक है? तो हाँ है। क्या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है? तो हाँ है। ठीक है, अब और चीज़ हमने क्या पढ़ा था? हमने 9वीं कक्षा में ही पढ़ा था कि परिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, वो कौन सी होती थी? तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q 0 के बराबर ना हो, मतलब जो है कहने का मतलब है ये q की जगह पर कभी भी 0 ना हो, तो वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे 3/2। तो 3/2 यहाँ पे q की जगह 0 नहीं है और ये p/q के फॉर्म में है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए क्या 5 परिमेय संख्याएं हैं? तो हाँ है, क्योंकि हमें बचपन से पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नीचे एक लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखते हैं पांचवी जो हमने पढ़ रखा था वो था अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? वो संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं जैसे √2 √5 √7, ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है।
अगर पाई की मान का बात हम करें जो कि होता है 22/7, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। और पाई बेसिकली सिर्फ बोले हमें पाई की परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो हम बोलेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये मैंने सिंपल सी डेफिनेशन दी है वास्तविक संख्या की। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर तो मतलब कि जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। समझ में आया? अच्छा, इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम। देखो बच्चों, एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, जो स्टेप बाय स्टेप हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में बोले यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसमें क्या होता है कि बताता हूँ मैं। पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 25, ठीक है, एंड 4। अब देखिए जब मैं 25 को डिवाइड करूँगा 4 से, तो 6 टाइम्स में जाएगा 24 और 1 आएगा, है ना। तो क्या मैं 25 को इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 4 गुने 6 कितना होता है, 24, और उसमें 1 जोड़ दूँ। तो इस तरह की चीज़ों को हम मतलब 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब इन दो संख्याओं की जगह मैं a एंड b लेता हूँ। तो जब मैं a को b से भाग करूँगा या डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर q आएगा। q मतलब क्वोशंट या भागफल, है ना। और लास्ट में हमारे पास बचेगा रिमाइंडर या शेषफल। ये क्या है, भागफल या क्वोशंट, यहाँ, और ये रिमाइंडर या शेषफल। तो जिस तरह से हमने 25 को देखा था कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी प्रकार से मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि ये जो a है वो b इंटू क्यू प्लस आर के इक्वल है। और यही क्या है, यही चीज़ है बच्चों यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन एक है कि ये जो r का वैल्यू है वो हमेशा 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा, बट हमेशा b से छोटा ही होगा। मतलब ये जो शेषफल है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो b का मान है उससे हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा था यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम। अब इस पर बेस करके मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ करने के लिए यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास नंबर कौन कौन सी है उसको लिख लेते हैं, 135 एंड 225।
तो 135 एंड 225, इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF का मतलब आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के हमें दूसरे तरीके भी आते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड या यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का ही यूज़ करें। तो यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें दिख रहा है भाई कि 225 बड़ा है 135 से, तो हमें पता चल गया कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ा है। अच्छा, अब जो बड़ा है हमने उसको A माना, तो इस यहाँ पर हम एक रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क ये करते हैं कि 225 को हम डिवाइड कर लेते हैं 135 से। 135 से डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम्स में ही जाएगा, जैसा हमें दिख रहा है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे नॉर्मल डिवीज़न होता है वैसे ही करना है। तो 5 से 5 गया तो 0 बचा, कैरी करेंगे 12 में से 3 जाएगा तो। आइए बच्चों हम आगे का देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने इसको डिवाइड करा तो यहाँ पर आया 90, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमें क्या करना है कि 135 को फिर से यहाँ लिखना है और डिवाइड करना है। और ऐसा हमें तब तक करना है जब तक रिमाइंडर की जगह पर 0 ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 90 के टेबल में 135 मतलब 1 से ही जाएगा, तो 90 लिखा, फिर 45 आंसर आया हमारा। अब अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया या शेषफल 0 नहीं आया, तो हमें क्या करना है कि इस 90 को उठाकर हमने फिर से यहाँ रख दिया, मतलब सेम स्टेप रिपीट करा। अब 45 के 2 टाइम्स में 90 आ जाता है। अब हमारा जो शेषफल या रिमाइंडर है वो 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये काम जो है हमें रफ में करना है, और एग्ज़ाम में या फेयर नोटबुक में जो हमें आंसर रिप्रेजेंट करना होता है वो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए क्या करना है कि जैसे इसको देखिए, इसमें A की जगह पर यहाँ पर क्या है 225, B की जगह पर 135, Q की जगह पे 1 और R की जगह पर 90, और हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो A की जगह पर मैंने लिखा 225, B की जगह पर मैंने लिखा 135, Q की जगह पर 1 प्लस, देखिए प्लस, और R मतलब R90। तो हमने इस स्टेप को लिखा इस तरह से। फिर सेकंड स्टेप को लिखा, सेकंड स्टेप में A की जगह पर 135, B की जगह पर 90, Q की जगह पर 1 और R की जगह पर 45। फिर हमने थर्ड स्टेप में ये स्टेप भी कर लिया। थर्ड स्टेप में देखा A की जगह पर 90 है, B की जगह पर 45 है, Q की जगह पर 2 है और R की जगह पर 0 है। अच्छा, इतना करने के बाद हमें अब ये देखना है कि B की क्या वैल्यू थी जब रिमाइंडर 0 आया, B की क्या वैल्यू थी जब शेषफल 0 आया। अब जो B की वैल्यू थी जब शेषफल 0 आया वही होता है HCF। तो इन दोनों नंबर का HCF हमने कितना निकाला 45 बाय द यूज़ ऑफ Euclid's algorithm. Thank you, and I hope you liked my video. So if you have liked my video, so share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.